तो हेलो फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये झारखंड लैब असिस्टेंट यानी कि फिजिक्स का जो ये क्वेश्चन है लाइव, ठीक है। ये 27 जुलाई 2023 का ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का एक वीडियो हम पहले ही क्रिएट कर चुके हैं। यदि आप पूरा नहीं देखें तो वीडियो सेक्शन में जाके चैनल में देख सकते हैं, लेकिन इस वाले वीडियो में हम फिर से दोबारा से कुछ क्वेश्चन इसमें ऐड किए हैं, ठीक है। एक्चुअली होता है ना, एग्जाम से निकल के बहुत सारे क्वेश्चन याद नहीं रहता, बट वो जो पेपर में हम जो वीडियो क्रिएट किए थे वो डायरेक्ट हम एग्जाम में ही लिखे थे, बट जितना लिख सके थे उसके बाद जो हमें याद आया है वो हम इसमें ऐड ऑन कर दिए हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसमें डिस्कस करेंगे ये क्वेश्चन आने के बाद आपको किस प्रकार से तैयारी करना है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके सबसे पहले ये क्वेश्चन को देख लेते हैं कि आपको किस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पे लेवल यहाँ पे मिल जाएगा। उस लेवल के अनुसार से आपका जो तैयारी है वो किस लेवल से करना, टाइम बहुत कम है इस प्रकार से, ठीक है। आपको कैसा तैयारी करना है कंप्लीट देख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे फिजिक्स का जो क्वेश्चन है, सबसे पहले ये क्वेश्चन है उत्सर्जन, ठीक है। उत्सर्जन या अवशोषण हम अभी यहाँ पे आपके सामने जो है ना लाइव यहाँ पे जो सिलेबस है उसे भी ओपन करके दिखाएंगे। और एक केमिस्ट्री बोल के यहाँ पे हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, इसके प्रीवियस वीडियो, ठीक है। उसमें यदि आप देखेंगे तो वो किस किस टॉपिक से किस किस रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, डायरेक्ट हम उसमें समझाए हैं सिलेबस खोल के, ठीक है। जो भी यहाँ पे नोटिफिकेशन में जो पीडीएफ दिया जाता था उसके थ्रू से, ठीक है। यदि वो नहीं देखे तो वो देख लीजिए, कंप्लीट आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार से आपको पढ़ना है, ठीक है, यदि आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो ये तो फिजिक्स का है, ठीक है। तो फिजिक्स की हम आगे चर्चा करते हैं। रेडियोधर्मी अपक्षय कितने तरह के होते हैं, केपलर का नियम किससे संबंधित नहीं है। तो इसमें जितना सारा टॉपिक में उसी टॉपिक में आपको अभी हम आपको बताएंगे कि इससे रिलेटेड आपको कौन कौन सा टॉपिक अभी पढ़ना है। ये क्वेश्चन आ चुका, बहुत सारा क्वेश्चन इसमें ऐसा होगा जो डायरेक्ट आपको हूबहू क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए जितना क्वेश्चन है सबको ध्यान से देखिएगा। कोई भी दिक्कत होगा तो आप नेट में भी सर्च कर सकते हैं या फिर कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसका पीडीएफ या फिर डेली आप रेगुलर बेसिस में क्वेश्चन एनालाइज चाहते हैं तो वीडियो के नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और यदि आपका जिस दिन एग्ज़ाम होता है आप हमें पर्सनल मैसेज के थ्रू से अपना क्वेश्चन भी शेयर कर देते हैं, ठीक है, कर देना है। तो सेकंड क्वेश्चन है यानी थर्ड क्वेश्चन है, केपलर का नियम किससे संबंधित नहीं है। देख सकते हैं क्वेश्चन कितना घुमाया हुआ। अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है कि केपलर नियम किससे संबंधित है, ठीक है। तो एक्चुअली ये ग्रह से संबंधित है, लेकिन इसमें पूछा है किससे नहीं है, ठीक है। फोर्थ नंबर की बात करें तो कोणीय संवेग के आयामी सूत्र यानी कि डायमेंशनल आपको यदि निकालने नहीं आता है, बिल्कुल इजी प्रोसेस है, ठीक है। बिल्कुल किसी के भी जो है डायमेंशन निकालने का बहुत ही एकदम शॉर्ट ट्रिक है। यदि आप लोग चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, हम उसके रिलेटेड एक सिर्फ डायमेंशन रिलेटेड वीडियो बनाएंगे। और डायमेंशन मतलब आना तय है 100%, ठीक है। 110%, 120%, 1000% जितना बोलना डायमेंशन आना तय है। हर एक एग्जाम में आपको डायमेंशन देखने को मिलेगा, इसलिए ये टॉपिक अच्छा से कवर कर लीजिए। डायमेंशन वाला जितना भी है आप डायमेंशन वाला कवर कर लीजिए, आपका एक क्वेश्चन तो श्योर मिलना ही है। एक क्वेश्चन का 2-3 क्वेश्चन में दे देता है, ठीक है। बहुत सारे हम आगे देखेंगे, एक ही रिलेटेड टॉपिक से बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। ऊपर से देख सकते हैं ये सब सेल का जो है ना क्रम जो है ये केमिस्ट्री से रिलेटेड है, बट इसमें फिजिक्स में पूछ दिया गया है। देख सकते हैं ये सब सेल पॉइंटिंग वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये डायरेक्ट यहाँ पे आपका जो सिलेबस दिया था पीडीएफ वाला, जो एग्जाम नोटिफिकेशन निकालता है उसमें डायरेक्ट यहाँ पे पूछा गया कि पॉइंटिंग वेक्टर वहाँ पे डायरेक्ट वहाँ पे सेक्शन बना हुआ है, उसी से डायरेक्ट यहाँ पे पूछा गया, ठीक है। चुंबक सुग्राहिता का सस्टेबिलिटी जो बोलते हैं ना, चुंबक सुग्राहिता की इकाई क्या है, इसका इकाई नहीं होता है, ठीक है। ये विमाहीन होता है, ठीक है। ये इकाई मात्रकहीन होता है। समतुल्य प्रतिरोध, ठीक है, ये पूछा गया था क्वेश्चन इसमें है। समतुल्य प्रतिरोध निकाले जब दो, ठीक है, जो 16 ओम का दो प्रतिरोध को समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। तो यदि आप लोग नहीं जानते निकालना तो बहुत ईजी प्रोसेस, चलिए ये दिखाते हैं। जैसे इसका हो जाएगा 1/, जैसे समांतर क्रम में तो 1/16 + 1/16, ठीक है। जैसे 1/r इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है तो यहाँ EQ लिखाता है इक्वल टू, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, नीचे 16 एलसीएम हो जाएगा, ऊपर में 2 हो जाएगा, 2 से 8 कट जाएगा, 1/8 मतलब सिर्फ r इक्वल टू ये 1/r था, इसलिए सिर्फ यदि r करेंगे, r को ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो 8, तो यहाँ पे 8 ओम आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये ऑप्शन में था। तो इस प्रकार से यदि यही श्रेणी क्रम में रहता है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 16 + 16 करते हैं 32 ओम में आंसर हो जाता, ठीक है। तो ये समांतर श्रेणी आपको आना चाहिए, अभी तक ग्रेजुएशन का एग्जाम है, ठीक है। दूसरे में हम यहाँ पे बात करते हैं तो ठोस कोण किससे मापा जाता है। ठोस कोण किससे मापा जाता है, ये बहुत ही मतलब आपका ऐसा ही मात्रक वगैरह भी देख लीजिएगा फिजिक्स में बहुत सारा, और बिल्कुल हार्ड वाला नहीं देखना है, जो बेसिक है बस उसी को देखना है, उसी से आपका क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। ये 100 इसका जो है वो स्टेरेडियन है, ठीक है। उसके बाद सेलों में इलेक्ट्रॉन की संख्या किस आधार पर होती है, देख सकते हैं ये डायरेक्ट यहाँ पे पूछा गया है आपका केमिस्ट्री से, ठीक है। फिजिक्स है लेकिन केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन यहाँ पे मिक्सअप हो रहा है, ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। तो सेलों में आप चलिए इसको डिटेल्स में बताते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हम यहाँ पे यदि सेल का यदि चर्चा करें तो यहाँ पे कोई सी भी एलिमेंट है और इसमें सेल रहता है, आप लोग को पता है, ठीक है, KLMN इस टाइप का सेल रहता है, ठीक है।
तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो किस आधार पर रहता है, जैसे पहले आप जानते होंगे 2, 8, 18, ठीक है, 32 इस टाइप का रहता है। तो ये कैसे तय किया गया है कि 2, 8, 18, 32 यहाँ पे रहना चाहिए। तो इसके लिए क्या एक फॉर्मूला आता है 2n²। n क्या है, एक कक्षा की संख्या, जैसे 2, ठीक है, गुना 1 कक्षा हम के निकाल रहे हैं। तो ये फर्स्ट कक्षा है, ये सेकंड कक्षा, ये थर्ड कक्षा, ये फोर्थ कक्षा। तो के लिए तो यहाँ फॉर्मूला से है 1 तो कक्षा हो गया स्क्वायर, ठीक है। तो 2 × 1 का स्क्वायर 1, तो 2 = 2। तो देख सकते हैं यहाँ पे 2 आ गया। 8 के लिए हम क्या करेंगे 2, ठीक है, यहाँ पे 2 हो गया। n की जगह में क्या है 2, कक्षा 2 है, 1 2, तो 2 रखेंगे n की जगह में। उसके बाद यहाँ फॉर्मूला से है यहाँ स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे इंटू है, तो 2 × 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पे कितना होगा 8 हो गया। तो यानी कि 2n² के अनुसार से सेलों में इलेक्ट्रॉन की रहता है, ठीक है। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, बेसिक लेवल से सब क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। उसके आगे हम यहाँ पे बात करें प्रकाश कौन सा तरंग है, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्रकाश कौन सा तरंग है, आपका विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देख सकते हैं यहाँ पे ध्वनि का गति, ठीक है, असेंडिंग क्रम में था। असेंडिंग मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम, ठीक है, आरोही क्रम। तो बढ़ते क्रम क्या है, सबसे पहले यहाँ पे छोटा होगा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम लोग बात करें असेंडिंग ऑर्डर में, हमारे अनुसार से यहाँ ऑप्शन दिया था, देख सकते हैं ऑप्शन क्या क्या था। सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन था, इधर उधर हम लिख देते हैं, जैसे जल है, गैस है, निर्वात है और ठोस है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन था, ठीक है। ऑप्शन देने के बाद इसमें हर जगह ऐसे ऐसे था, हर ऑप्शन में अलग था, किसी में जल को आगे कर दिया, किसी में इधर को आगे कर दिया, लेकिन इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, देख सकते हैं ध्वनि का जो गति होता है ना वो सबसे ज़्यादा होता है ठोस में, ठीक है। तो 1 नंबर हो जाएगा ठोस। ठोस से ज़्यादा क्या हो जाएगा जल, उसके बाद हो जाएगा गैस, उसके बाद हो जाएगा निर्वात, यानी सबसे कम होगा निर्वात में, सबसे ज़्यादा होगा ठोस में, ठीक है। ये इस टाइप से आप यहाँ पे कर सकते थे, असेंडिंग डिसेंडिंग आपका जो भी हो सकता है। इसमें असेंडिंग पूछा, आपको डिसेंडिंग पूछ दे, ठीक है। इसमें ताप का प्रभाव एक आया था, ध्वनि का ताप किस में प्रभाव पड़ता है, ध्वनि का ये पूरी याद नहीं आ रहा, बट इस टाइप का टेम्परेचर का किस में प्रभाव पड़ता है, ध्वनि से रिलेटेड शायद क्वेश्चन था, ठीक है। तो उसके आगे चलते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे गॉस का नियम भौतिकी के किस क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। गॉस का नियम यहाँ पे विद्युत स्थितिकी, ठीक है, उससे संबंधित है गॉस का नियम, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिसको बोलते हैं। पॉइंटिंग वेक्टर का एसआई यूनिट क्या है, ठीक है। तो पॉइंटिंग वेक्टर का एसआई यूनिट हो जाता है आपका वाट/मीटर², ठीक है, वाट/मीटर²। ये पॉइंटिंग वेक्टर का क्या पूछा है यहाँ पे, एसआई यूनिट, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे बढ़ते हैं। तो ट्रांजिस्टर के कितने टर्मिनल होते हैं, तो ट्रांजिस्टर जो बोला जाता है ना, देख सकते हैं यहाँ पे ट्रांजिस्टर किसको बोलते हैं, ऐसे रहता है, ठीक है, ऐसे ऐसे और ऐसे। इसका कितना टर्मिनल है, 1 2 और एक 3, तो 3 टर्मिनल होते हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया था, ठीक है। उसके बाद सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का संबंध सही कौन है, ठीक है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का संबंध पूछा था, ठीक है। डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो निकालने का जो सूत्र होता है वो ध्यान से देख लीजिए, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें फ़ारेनहाइट निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाता है 9 × 5, ठीक है, इंटू डिग्री सेल्सियस और +32, ठीक है। यहीं पे हम लोग यदि सेल्सियस के निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5/9, ठीक है, 5/9 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा इंटू, और यहाँ पे हो जाएगा फ़ारेनहाइट -32। तो ये डिग्री सेल्सियस मतलब फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का रिलेशन है, ये इसी में आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। हो सकता है आगे भी इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको दे दे, ठीक है। तो इसे भी आप लोग को याद रखना है। एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, वो आपका पूछा गया था कि 32 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, रुकिए 1 सेकंड, हाँ 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट में कितने डिग्री के बराबर होता है, तो 32 डिग्री बराबर होगा, देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। सेल्सियस को यदि हम लोग 0 कर दें, यहाँ पे 0 रखते हैं इसका मान, ठीक है, तो यहाँ पे फ़ारेनहाइट ये पूरा 0 हो जाएगा, तो फ़ारेनहाइट का मान कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 32 हो जाएगा। ये डायरेक्ट 1 और 2 क्वेश्चन इससे पूछ दिया था, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन के चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे, ठीक है, एक क्वेश्चन है यहाँ पे जायरोस्कोप का प्रयोग, ठीक है, यानी कि जायरोस्कोप हम लोग देख लेते हैं, जायरोस्कोप का रखरखाव या जायरोस्कोप क्या है, इससे 4-5 क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो जायरोस्कोप एक्चुअली में होता क्या है, चलिए हम सबसे पहले आपको बताते हैं एक्चुअली में, ठीक है। जायरोस्कोप जो है ना,
एक उपकरण है, ठीक है, जिसमें तेज़ी से घूमने वाला कोई पहिया, ठीक है, पहिया या प्रकाश का कोई किरण होता है, ठीक है, जिसका उपयोग किसी वस्तु के जो है ना अभिविन्यास बोला जाता है उसका, यानी विचलन भी बोल सकते हैं, अभिविन्यास से विचलन का पता लगाया जाता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग जायरोस्कोप कहते हैं। जायरोस्कोप का हम आपको बता दें, आपको डिटेल्स में आपको इसे रीड कर लेना है, ठीक है, क्या है, किसके लिए रखा जाता है, इसमें 4-5 क्वेश्चन इसमें दिया गया था, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। गिब्स फ्री एनर्जी यानी कि गिब्स मुक्त ऊर्जा का समीकरण, इसका समीकरण देख सकते हैं, ऑप्शन अनुसार से आप मारना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ हम आपको दोनों रिलेशन यहाँ पे बता देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डेल जी इक्वल टू हो जाता है डेल एच माइनस टी डेल एस, ठीक है। यहाँ पे कौन सा क्या क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं। डेल जी को हम लोग डिनोट करते हैं चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। आगे भी एक समीकरण है वो भी हम आपको बताते हैं, वेट कीजिए, ठीक है। उसके बाद डेल एच को हम लोग बोलेंगे चेंज इन इंथैल्पी, ठीक है। उसके बाद हमारे बच जाता है एक टी से हो जाता है हमारा टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डेल एस, डेल मतलब जहाँ पे लगेगा ना वो चेंजिंग का डिनोट करता है, ठीक है। डेल एस हो जाता है यहाँ पे चेंज इन इंट्रोपी। और एक इक्वेशन इसका रिलेशन से हो जाता है गिब्स फ्री एनर्जी का जी इक्वल टू यू प्लस पी भी माइनस टी एस, ठीक है। इसमें u क्या आ जाता है, u इक्वल टू हो जाता है इसमें आपका u का, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा याद आने में कन्फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। हम यहाँ पे p बताते हैं, ठीक है। ये आप लोग देख लीजिएगा u क्या है। p इक्वल टू हो जाता है आपका प्रेशर, v से हो जाता है यहाँ पे वॉल्यूम, ठीक है। t से हो गया यहाँ पे टेम्परेचर, और s से हो जाता है यहाँ पे इंट्रोपी, ठीक है। तो ये रिलेशन भी गिब्स एनर्जी का है और यहाँ पे ये रिलेशन भी गिब्स एनर्जी का है। आपके एग्ज़ाम में कौन सा आता है वो अपने अनुसार से आप लोग उस प्रकार से तैयारी कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक समीकरण दिया है, यानी कि एक वैल्यू दिया है 8.854 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये किसका मान है पूछा रहा है, ठीक है। ये किसका मान है, ये है एप्सिलॉन नॉट का मान, ठीक है। मुक्त आकाश में विद्युतशीलता, ठीक है। ये एप्सिलॉन नॉट का मान है, ठीक है। इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया था, जैसे कि प्लांक्स एच का मान दे दिया था और भी कुछ का। आपको सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 20 नंबर है जूल केल्विन, ठीक है। जूल केल्विन स्थिरांक एसआई यूनिट क्या है, ठीक है, जूल केल्विन का। तो जूल केल्विन का क्या हो जाता है, देख लेते हैं हम यहाँ पे जूल केल्विन का, ठीक है। तो जूल केल्विन का हो जाता है, एक तो यहाँ पे हो जाएगा कूलम, ठीक है, और एक हो जाएगा VAR, ठीक है। इसी को हम लोग यदि लिखेंगे, ठीक है, K और यहाँ PA, P से हो गया आपका पास्कल, यानी कि बार, यहाँ पे दाब, प्रेशर का यहाँ पे रिलेशन है, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा, एक वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका कोई भी प्रश्न या सुझाव रहता है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर लिखें, ठीक है। और हमारे साथ जुड़ने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया है, वहाँ से भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही आगे एग्ज़ाम होते रहेगा, हम हर एक का एनालाइज यहाँ पे करते रहेंगे, क्वेश्चन आपका शेयर करते रहेंगे। इसके बाद जो है ना, हम आपको डायरेक्ट यहाँ पे वाइट बोर्ड में आने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि वाइट बोर्ड में डिस्कशन करें, कैसा रहेगा, ठीक है। और आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, बिल्कुल 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से कंप्लीट करा दीजिए, ठीक है। मोटिवेशन के लिए मुझे भी अच्छा लगे आप लोग के साथ वीडियो बनाने में, कनेक्ट होने के लिए, ठीक है। बीच बीच में हम लोग लाइव भी आएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।